हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी कुंभार आपका होम कॉइन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ डिसेंट्रलाइज पे एक नई वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले लेवल्स को दे दी जाएगी। यानी कि टॉप मैनेजमेंट विश्वास रखती है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटने के लिए टॉप मैनेजमेंट मिडल और लोअर लेवल वाले एम्प्लॉय को ढेर सारे अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीगेट कर देती है। इस तरीके से काम करने में इफ़िशिएंसी आती है। सब लोगों के पास ज़रूरत के अनुसार अथॉरिटी होती है और उनके जिम्मेदारी भी होती है। तो काम को निभाने के लिए डिसेंट्रलाइज की मदद से एम्प्लॉयज़ इफ़िशिएंसी की काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिक फैक्ट। पहला बेसिक फैक्ट ये है कि टॉप मैनेजमेंट अगर रूटीन के काम नीचे वाले लेवल्स के बीच में बांट देगी तो वो खुद कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। सेकेंड आता है डिसीजन मेकिंग पावर को जब डिस्पर्सल कर दिया जाएगा, यानी लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मतलब बांट दिया जाएगा। इससे लोगों की भी पावर बढ़ेगी, उनकी काबिलियत बढ़ेगी, डेवलपमेंट बढ़ेगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे और काबिलियत एम्प्लॉय को उसके साथ जोड़ पाती है। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइज की डेफिनेशन। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दी है लुईस ए एलन की। आइए समझते हैं कि क्या है डेफिनेशन। डिसेंट्रलाइज रेफर्स टू सिस्टमेटिक एफर्ट्स। सिस्टमेटिक एफर्ट्स वर्ड इसलिए लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर तरीका बनाया जाएगा। इस चीज़ का तरीका है टू डेलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी, जिससे नीचे वाले लेवल्स को डेलीगेट की जाएगी अथॉरिटी की। फिर कौन सी अथॉरिटी डेलीगेट करनी है? हर तरीके की अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाएगा। लेकिन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर वर्ड लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है ये है कि हर तरीके की अथॉरिटी को दे दो, लेकिन जो ऐसे काम है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट कर सकती है, उनको आगे नहीं देना। यानी कि ग्रोथ के एक्सपेंशन के या करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की डिसीजन है वो तो टॉप मैनेजमेंट ही अपने पास रखेगी, लेकिन उसके अलावा जो डेली काम है उनको करने के लिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेवल्स के बीच बांट दी जाएगी। अब इसको समझेंगे हम एक केस की स्टडी से। केस स्टडी है, यहाँ पर मैंने ली है ये एक स्टडी बिजनेसमैन की। एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर आरव। मिस्टर आरव इज़ द ओनर ऑफ अ स्वीट शॉप। तो मिस्टर आरव एक बिजनेसमैन है, उनकी स्वीट शॉप है। अब वो सारे डिसीजन अकेले ही लेते हैं, सोलली वर्ड लिखा गया है। इसका मतलब ये है अकेले, और मिस्टर आरव की जो शॉप है वो बहुत अच्छी चलती है, तो वो डिसीजन लेते हैं आई एम ओपनिंग टू शॉप इन सिटी। वो कहते हैं मैंने और 2 शॉप्स नई दुकानें अपने शहर के अंदर खोलना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या प्लान बनाया है? उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने को सोचा है। अब इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसेंट्रलाइज की मदद लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? द बेसिक रीज़न इज मतलब जो मेन रीज़न है कि वो फोकस करेंगे ग्रोथ की डिसीजन के ऊपर। अब वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही उलझे रहेंगे तो शॉप को संभालने में ही उलझे रहेंगे तो बिजनेस की मोर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे मिस्टर आरव? नेक्स्ट, एक पहले से शॉप थी, 2 और खोल ली उन्होंने। अब टोटल 3 शॉप तो डिसेंट्रलाइज करते हैं। अब हुई 3 शॉप, तो डिसेंट्रलाइज करते हुए उन्होंने पहला डिसीजन लिया 3 मैनेजर्स अपॉइंट करूंगा, हर एक शॉप का एक मैनेजर होगा। अब जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, लुईस ए एलन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि डेलीगेट करनी पड़ेगी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वही काम करेंगे मिस्टर आरव। ये जो 3 मैनेजर्स है उनको अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब देंगे, यानी उनको क्या क्या अथॉरिटीज़ दी उनको मिस्टर आरव ने, ये जानेंगे। पहली थी स्टॉक खरीदने की कि मार्केट आप अपने हिसाब से खरीदें। सेकेंड थी कस्टमर को हैंडल भी आप अपने आप तरीके से ही करिए। थर्ड थी ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब भी कोई क्या नया काम करना है, कुछ खरीदना है, खुद से खरीदिए। फोर्थ है जो वर्कर्स है हर एक शॉप के अंदर उनको छुट्टी कब देने हैं, कैसे देनी है, ये सभी आपका डिसीजन होगा। फिफ्थ है सेल को बढ़ाने के नए नए तरीके भी मैनेजर्स ही ढूंढने के। सिक्स्थ है और डे टू डे में जितने काम करने हैं सारे काम मैनेजर्स की ही जिम्मेदारी होगी, उनके पास पूरी अथॉरिटी होगी। अब देखो इस केस स्टडी में से आपको ये समझ आया कि मिस्टर आरव ने रूटीन सारे काम जो थे वो आगे डिलीगेट कर दिए, यानी ये हो गया
ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो हो रही है। अब देखते हैं इसी की केस स्टडी में आगे क्या होता है। अब मिस्टर आरव डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को ही देखेंगे कि कैसे नई नई स्वीट्स बनेगी जिससे मेरा प्लान ग्रो और डेवलप्ड होगा। तो उन्होंने ये करते हुए करी डिसेंट्रलाइजेशन लीड बेटर। हर एक शॉप के लिए जिम्मेदार मैनेजर अपॉइंट कर लिया और मैन्युफैक्चरिंग खुद संभालने का डिसीजन लिया। इससे उनके पास और टाइम बच गया जिससे वो और प्लान ग्रोथ कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि केस स्टडी की मदद से आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइज के 4 तरीके। डिसेंट्रलाइज के डिसीजन के 4 तरीके। पहला आता है नंबर, सेकेंड आता है इंपॉर्टेंस, थर्ड आता है इफेक्ट, फोर्थ आता है चेकिंग। अब आते हैं फैक्टर्स। फर्स्ट है इफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज, सेकेंड आता है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड डाइवर्सिफिकेशन, फोर्थ आता है जियोग्राफिकल डिस्पर्शन, फिफ्थ आता है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, सिक्स्थ आता है कॉस्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसीजंस, सेवेंथ आता है विलिंगनेस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ये है सब डिसेंट्रलाइज के फैक्टर्स। अब आते हैं डिसेंट्रलाइज के एडवांटेजेस। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, सेकेंड है मोटिवेट्स एंड बूस्ट मोरल, थर्ड है डिवीजन ऑफ रिस्क, फोर्थ है फैसिलिटीज ग्रोथ ऑफ बिजनेस, फिफ्थ है रिड्यूस द बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, सिक्स्थ है प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। अब आते हैं डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है। डिसेंट्रलाइज मेथड एक ब्लॉकचेन सिस्टम है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन सिस्टम हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।